की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अच्छी बात है कि नागरिक संगठन, विपक्षी दल और जनता प्रक्रियाओं को लेकर संदेह करती है, संदेह को व्यक्त करती है। इससे पता चलता है कि चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर सजगता है, हताशा नहीं है। ये क्या दुनिया के लोकतंत्र ने इस धरती पर चुनाव में धांधली नहीं देखी है? क्या भारत के चुनाव में धांधली कभी नहीं हुई? हम इस तरह की नौटंकी क्यों कर रहे हैं, जैसे संदेह करना दूसरे ग्रह की घटना हो? बैलेट पेपर की मांग तो इलॉन मस्क भी कर रहे हैं, उन्हें भी मशीन पर भरोसा नहीं, जबकि वे दिन रात मशीन बनाने का ही काम करते हैं। खुद इसने ट्वीट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने का जोखिम बहुत बड़ा है, भले ही कम मशीनों के साथ ऐसा हो सकता है। ट्रंप के एक और समर्थक हैं रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, वे भी मशीनों पर संदेह व्यक्त करते हैं। क्यों अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है? क्या अमेरिका इस तरह की मशीन नहीं बना सकता था? आप मशीन का नाम ले लीजिए, YouTube के लिंक के नीचे आपको भारत के चुनाव आयोग की तरफ से एक जवाब पोस्ट हो जाता है। इतनी निगरानी क्यों? क्यों यूट्यूबर के उस वीडियो का मोनेटाइजेशन खत्म कर दिया जाता है जो मशीन की बात करता है? भारत में विपक्षी दलों ने और जनता ने कई चुनावी नतीजों को स्वीकार भी किया है। यह भी ठीक नहीं कि हर चुनाव के बाद संदेह व्यक्त किया जाता है, ऐसी धारणा गलत तरीके से बनाई जा रही है। सवाल है कि महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि संदेह का स्तर इतना बड़ा हो गया? इससे जुड़े कुछ सवाल तो दूसरे राज्यों के समय से उठ रहे थे, जिन्हें उठाने के बाद लोगों ने खुद ही छोड़ दिया, नियति का मान लिया। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों के बाद फिर से उन सवालों को उठाया जाने लगा है। विपक्ष जैसे ही सवाल शुरू करता है उस पर हमला होने लग जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हारने पर मशीन को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन यहां तो जिस गांव में बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा था, उस विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार एनसीपी का उम्मीदवार जीता था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा है कि महाराष्ट्र के मार्कड़वाड़ी में कर्फ्यू लगाना दुखद है। अगर जनता को मतगणना के नतीजों पर संदेह है और वह बैलेट पेपर के माध्यम से संदेह को दूर करना चाहती है तो इसमें समस्या क्या है? देश में किसी भी किस्म के संवैधानिक और अहिंसक मुहिम को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि इससे भाजपा और मौजूदा चुनावी प्रक्रिया का असल चेहरा सामने आ जाएगा। इस किस्म के गैर लोकतांत्रिक रवैये का शांतिपूर्ण विरोध आवश्यक है। प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ऐसा क्या डर है अगर चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव फ्री एंड फेयर थे। आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग इतना भयभीत क्यों है, या आगामी सरकार के आदेश पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक और झूठ। चुराए हुए इस मतदान को दुनिया देख रही है कि भारत में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का तर्क रहा है कि पिछले 15 से 20 चुनावों के नतीजे देखिए, मशीनें हर चुनाव में अलग अलग रिजल्ट दे रही हैं। जब नतीजे आपको सूट नहीं करते तभी आप कहते हैं इसमें खराबी है। लेकिन क्या मशीन से पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब अलग अलग नतीजे नहीं आते थे? हर चुनाव में तब भी तो अलग अलग नतीजे आ रहे थे और सरकारें बदल रही थीं। बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव के दौरान भारत में कितने नए राजनीतिक दलों का जन्म हुआ, कितने नए नेता पैदा हुए और उन्होंने सरकार बनाई। उस समय भी धांधली होती थी और लोग सवाल उठाते थे। आज भी बीजेपी के लोग याद दिलाते हैं उस समय की धांधली के बारे में। तो क्या उस समय वे हताश थे? हार की हताशा में बूथ लूटने के झूठे आरोप लगा रहे थे। जिन नेताओं पर हारने और हताशा के आरोप लग रहे हैं उन्हीं में से एक थे लालू प्रसाद यादव, जो अपनी रैलियों में मशीन लेकर पू पा पी करके लोगों को हंसाते थे और मशीन के प्रति जागरूक किया करते थे।
आज वही नेता मशीन पर सवाल उठा रहे हैं जो कल तक मशीन के प्रचारक माने जाते थे। एक समय था जब बैलेट पेपर से चुनावों पर सवालों को कोई नहीं दुत्कारता था, गंभीरता से लिया जाता था। तभी चुनावी प्रक्रियाओं को और सुरक्षित बनाने के उपाय किए गए और किए जाने की जरूरत आगे भी पड़ेगी। आज तो मुख्य चुनाव आयुक्त धांधली से जुड़े सवाल सुनते ही इनकार करने लग जाते हैं, शेरो शायरी सुना देते हैं। सच यही है कि जनता का वोट लुट न जाए, इस पर नजर रखने की जरूरत हर दौर में रही है और होगी। मतदाता सूची से नाम कट जाने की घटना अपवाद तो नहीं है। ऐसी शिकायतें कितनी बढ़ गई हैं, दिल्ली में भी देख लीजिए। नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लेकर आई थी जो असंवैधानिक माना गया, फ्रॉड निकला। आज छेड़छाड़ के नए नए तरीके आ गए हैं। सबको दिख रहा है कि चुनाव आते ही विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों का हमला शुरू हो जाता है। यह खेल नया नहीं, लेकिन इसका स्केल निश्चित रूप से नया है। जांच एजेंसियों की कितनी ही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए। उनकी साख की परवाह क्या कभी मोदी सरकार ने की होती तो यह काम अब तक बंद हो गया होता। हरियाणा चुनाव के समय कांग्रेस के एक प्रत्याशी को ईडी के छापे के बाद जेल भेज दिया गया। बीच चुनाव में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को जमानत देते हुए कहा, जिस आधार पर गिरफ्तारी की गई उसका कानून में किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता है। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल नहीं रहा है, फिर भी उसे जेल भेजा गया आपके सामने। तो चुनावी प्रक्रिया को कई तरीके से प्रभावित किया जाता रहा है। क्या इस तरह की कार्रवाई से चुनावों की विश्वसनीयता बनी रह जाती है? महाराष्ट्र में बात केवल मशीन की नहीं हो रही, नतीजों को लेकर और भी सवाल है। ऐसा नहीं है कि लोग आरोप लगाकर गायब हो जा रहे हैं, बाकायदा लेख लिख रहे हैं, चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। द वायर में परकला प्रभाकर आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि 20 नवंबर को चुनाव आयोग ने शाम 6:14 पर एक प्रेस रिलीज जारी की। इसके अनुसार 5 बजे तक 58.22% वोट डाले गए। इस हिसाब से जितने मत पड़े उनकी कुल संख्या होती है करीब 5,64,88,024 वोट। रात 11:53 पर चुनाव आयोग एक और आंकड़ा जारी करता है, जिसके अनुसार रात 11:30 बजे तक 65.02% वोट डाले गए। अब कुल संख्या बढ़कर 6,30,85,732 वोटों की हो जाती है। तो इस तरह शाम 6:14 से रात 11:53 के बीच लगभग 66 लाख वोटों का भारी अंतर आ जाता है। गिनती से मतगणना से कुछ ही घंटे पहले यह अंतर और विकराल हो जाता है, लगभग 76 लाख का। प्रभाकर लिखते हैं कि 5 बजे के बाद आने वाले वोटरों को एक पर्ची दी जाती है और इनकी वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य है। 95 सीटें हैं जहां इस तरह का भारी अंतर देखा गया और इन सभी में बीजेपी और उसके साथी दलों को भारी फायदा पहुंचा है, ऐसा प्रभाकर लिखते हैं। क्या इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग सभी को नहीं दे सकता? जो वीडियोग्राफी की गई होगी वो जनता को नहीं दिखाई जा सकती ताकि उन्हें भी शांति मिल जाए? लोकसभा में भी इस तरह से डाले गए मतों और गिने गए मतों में अंतर का सवाल उठा था। जिन लोगों ने सवाल उठाए बाकायदा अपना हिसाब किताब चुनाव आयोग को भेजा। एडीआर ने चुनाव आयोग के डेटा से ही दिखाया कि ईवीएम में जो वोट पड़े और जो गिने गए उसमें अंतर पाया गया। 538 संसदीय क्षेत्रों में यह अंतर देखा गया। इस पर चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने महाराष्ट्र के नतीजे के बाद कहा, उन्होंने चुनावों के इतिहास में वोटों में अंतर को लेकर कभी ऐसा नहीं सुना न देखा। उनके लिए यह सब अप्रत्याशित है। तो संदेह का मतलब हुआ कि वे जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। वे नतीजों को खारिज नहीं कर रहे। यही बात योगेंद्र यादव ने भी कही है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि मशीन में जो मत पड़े और गिने गए मतों की संख्या है, बहुत अंतर है। भले ही ये फ्रॉड के सबूत ना हो, ठोस सबूत ना हो, लेकिन इस चुनाव का फोरेंसिक विश्लेषण करने की गंभीर जरूरत है। योगेंद्र यादव ने बताया है कि फोरेंसिक विश्लेषण से उनका क्या मतलब है। हम उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले जो उन्होंने एक्सप्रेस के कॉलम देश काल में सवाल उठाए हैं उस पर संक्षेप में नजर डालते हैं। योगेंद्र यादव ने लिखा है कि यह बात समझ नहीं आती कि महायुति की जीत का स्केल इतना बड़ा कैसे हो गया।
4 पॉइंट की लीड तो लोक नीति के सर्वेक्षण में भी दिखाई जा रही थी, लेकिन 14 पॉइंट की जीत असामान्य है। महाराष्ट्र के 6 क्षेत्रों में अलग अलग वोटिंग ट्रेंड पहली बार गायब हो गया। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में समान रूप से प्रदर्शन किया, जो चुनावी इतिहास में नया है। लोकसभा में हारने वाली पार्टी का विधानसभा में प्रचंड रूप से जीतना चुनावी इतिहास में असामान्य है। सिर्फ 5 महीने में लोकसभा के नतीजे विधानसभा में इस तरह से पलट जाते हैं, बहुत कम बार हुआ है। योगेंद्र यादव का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ हैरान करने वाले नहीं, बल्कि चुनावी इतिहास के परंपरागत पैटर्न को तोड़ने वाले हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि यह निराशाजनक है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के चुनावी डेटा की विसंगतियों पर उठाए गए गंभीर सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जो घटित हुआ वह सीधा सीधा चुनावी धांधली का मामला है, ऐसा योगेंद्र अपने लेख में लिखते हैं। इलेक्शन फॉरेंसिक्स का मतलब है चुनावी धोखाधड़ी को पकड़ने की एक साइंस। इसका मतलब कोई जासूसी नहीं या कोई फिंगरप्रिंट वाला और वो खोजबीन करना, वो सब नहीं। ये एक स्टैटिस्टिकल साइंस है, यानी कि ये गणितीय सांख्यिकीय पैटर्न ढूंढते हैं, जिसका इस्तेमाल बैंक फ्रॉड वगैरह को पकड़ने के लिए किया जाता था। इस साइंस के तहत आप चुनाव के सारे आंकड़े को बहुत गहराई से इसकी छानबीन करते हैं, ये देखने के लिए कि इसमें कुछ असामान्य तो नहीं, एबनॉर्मल तो नहीं, जो नॉर्मल पैटर्न स्टैटिस्टिक्स के होते हैं उससे कुछ अलग, ऐसा जो कि शक की गुंजाइश पैदा करता है। उदाहरण के रूप में आप ये देखेंगे कि क्या 2 चुनाव के बीच में वोटर की संख्या एबनॉर्मल तरीके से तो नहीं बढ़ी। जितनी जनसंख्या बढ़ी, क्या उसके हिसाब से या उससे ज़्यादा बढ़ी? तो क्या कुछ विशेष इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ी? जहां बढ़ी, क्या वहां उस एक खास पार्टी का वोट भी बढ़ा? क्या कुछ इलाकों में घटा? क्या कुछ इलाकों में मतदान सामान्य से ज़्यादा गिरा, कहीं सामान्य से ज़्यादा उठा? क्या उस सब का किसी पार्टी विशेष के वोट से डायरेक्ट संबंध था? क्या वो सीटें जो बहुत कम मार्जिन से जीती गईं, उसमें कुछ एक पार्टी को विशेष फायदा हुआ जो कि नॉर्मल से ज़्यादा था? इस तरह के तमाम सवालों को लेके पूरी गहराई से छानबीन की जाती है, ये देखने के लिए कि क्या कोई अजीब पैटर्न है। याद रखिए, इलेक्टोरल फॉरेंसिक्स आपको कोई पुलिस की छानबीन जैसा कोई निष्कर्ष नहीं दे देगी, फला व्यक्ति ने फला समय पे ये हेराफेरी की उस कैंडिडेट या उस पार्टी के फायदे के लिए नहीं। वो केवल ये बताएगी कि तमाम आंकड़ों को देखने के बाद शक होता है कि फला पार्टी का फायदा उठाने के लिए फला तरीकों से कुछ किया गया। किसने किया, कैसे किया, इस सब की जांच कोई खोजी पत्रकारिता करेगी, कोर्ट कचहरी पुलिस करेगी, लेकिन उसके प्रमाण जुटाने का काम इलेक्टोरल फोरेंसिक्स करती है। ये भारत में नहीं होता था, इसकी जरूरत दुनिया के दूसरे देशों में पड़ती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में और हरियाणा में जितने अजीबोगरीब परिणाम आए हैं, उसके बाद लगता है कि इस इलेक्टोरल फॉरेंसिक्स की भारत में भी जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हैं, वे डिस्क्लोजर में यकीन करते हैं, तो फिर उन्हें इन सवालों के जवाब खुद देने चाहिए। बताने चाहिए कि 100% वीवीपैट की पर्ची का मिलान क्यों नहीं हो सकता है, क्यों दोबारा मतगणना कराने के लिए उम्मीदवार से पैसे मांगे जाते हैं। अगर कोई उम्मीदवार पैसे वाला नहीं है, प्रति मशीन पैसा नहीं दे सकता है, तो क्या वह कभी भी मांग नहीं कर पाएगा? यह किस तरह की व्यवस्था है? हमारे 3 ही पिलर हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू इन द कमीशन and anything our district magistrate down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing, and therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference, so that you can ask those questions, even including questions like credibility of the commission. Very. क्या आप भूल गए हैं कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितने गंभीर सवाल उठाए थे? क्या आप यह भी भूल गए कि किस तरह से कई नामों को दरकिनार कर
रातों रात अरुण गोयल का चयन चुनाव आयुक्त के पद पर कर दिया गया। उस समय की बहस को निकाल कर देखिए तो पता चलेगा कि आयोग के साथ मोदी सरकार क्या करना चाहती थी। मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही बदल दी, एक नया कानून बना दिया। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 3 दिसंबर को सुनवाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब इस मामले की सुनवाई एक अन्य पीठ के सामने होगी और 6 जनवरी से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो कई बार जवाब के लिए आपको चुनाव आयोग के पास जाना होता है, कई बार कोर्ट जाना होता है, कई बार मीडिया के पास जाना होता है और कई बार जनता की अदालत में। उम्मीद की जानी चाहिए कि महाराष्ट्र चुनावों से जुड़े सवालों के जवाब चुनाव आयोग विस्तार से देगा और आप इन सवालों को समग्रता से देखेंगे, केवल मशीन तक सीमित नहीं रखेंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।